प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग उपन्यास के तत्व पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम उपन्यास क्या है, कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, इसको हम जान चुके हैं। उपन्यास के तत्व पर बात करने से पहले जो है हम इसके कौन कौन से तत्व होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। उपन्यास में जो कहानी कही जाती है उसके कई सहायक तत्व होते हैं। उन तत्वों को शास्त्रीय भाषा में निम्न नाम दिए गए हैं: पात्र, कथा वस्तु और कथानक, कथोपकथन, शैली और उद्देश्य आदि। इन सभी तत्वों का कोई निर्धारित सांचा नहीं है। हर उपन्यासकार अपनी दृष्टि से जीवन की समस्याओं को चीरकर उनके भीतर से इन तत्वों का संगठन करता है। ये तत्व यांत्रिक फार्मूले नहीं हैं। इनकी भूमिका नियामक नहीं बल्कि निर्देशक की है। अब हम लोग उपन्यास के जो तत्व हैं उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला जो तत्व है वह पात्र। उपन्यास का पहला तत्व पात्र। हर उपन्यास में कुछ लोगों के जीवन की घटनाएं, उनका सुख दुख या उनकी समस्याएं होती हैं। लोग विभिन्न समुदायों, विभिन्न सामाजिक हैसियत और पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा भिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों से संबद्ध होते हैं। समाज में उनकी स्थिति और भूमिका के अनुसार उनके व्यक्तित्व और मानसिकता का गठन होता है। प्रेमचंद के अनुसार कल्पना के गढ़े हुए आदमियों में विश्वास और प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से हम विचार करें तो भारतेंदु युग के उपन्यासकारों, विशेषकर श्रीनिवास दास और बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों के पात्र प्रेमचंद के पात्रों से अलग हैं। जैनेन्द्र, अज्ञेय और फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों के पात्र प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्रों से भिन्न दिखाई देते हैं। यह भिन्नता इसलिए है कि ये पात्र समाज के विभिन्न स्तरों, विभिन्न ऐतिहासिक स्थितियों के पेट से पैदा हुए हैं। इनकी वर्गीय और वैयक्तिक विशेषताएं ठोस स्थितियों से उत्पन्न हुई है। प्रेमचंद के जमाने तक पात्र के वैयक्तिक चरित्र में नैतिक मूल्य समाप्त नहीं हुए थे। इसलिए चरित्र चित्रण का आधार नैतिक मूल्य थे। लेकिन बाद में नैतिक मूल्यों का स्थान व्यक्तित्व ने ले लिया। अतः पात्र के चरित्र चित्रण की अपेक्षा व्यक्तित्व का उद्घाटन उपन्यासकार का मुख्य कर्तव्य बन गया। चरित्र चित्रण में आदर्श का महत्व होता है और व्यक्तित्व के उद्घाटन में वास्तविकता का। आधुनिक युग में आदर्शों का महत्व घटता गया और व्यक्तित्व की स्वाधीनता का महत्व बढ़ता गया है। उपन्यास का दूसरा तत्व है कथा वस्तु और कथानक। कथा वस्तु और कथानक उपन्यास का महत्वपूर्ण तत्व है। कथा वस्तु
उस सामग्री का नाम है जिसे लेखक जीवन के विस्तृत क्षेत्र से चुनता है। जैसे प्रेमचंद के उपन्यासों की कथा वस्तु प्रधानतः किसान जीवन से ली गई है। जैनेन्द्र तथा अज्ञे के उपन्यासों की कथा वस्तु शहरी शिक्षित स्त्री पुरुषों की समस्याओं से संबंधित है। लेखक द्वारा चुनी गई सामग्री को जब पात्र, क्रिया, व्यापार और घटनाओं के संबंध में निरूपित किया जाता है तब उस संबंध व्यवस्था को कथानक कहा जाता है। संबंध की यह व्यवस्था कार्य कारण संबंध पर निर्भर होती है। इस प्रकार कथा वस्तु आधार सामग्री है और कथानक उस आधार सामग्री की रचना है। कथा वस्तु की कल्पना नहीं की जाती, लेकिन रचने के दौरान कथानक में कल्पनाशीलता का उपयोग अवश्य होता है, जिसे हम प्रतिभा के रूप में समझ सकते हैं। अनुपात और संतुलन सृजनशील विवेक है जो आधार सामग्री से अधिक रचना प्रक्रिया में प्रतिफलित होता है। अगला तत्व, जो तीसरा तत्व है, कथोपकथन। कथोपकथन का उपयोग लगभग सभी साहित्यिक विधाओं में होता है। इसका कारण साहित्यिक नहीं है, जीवनगत है। उपन्यास और जीवन में की जाने वाली बातचीत में इतना ही अंतर है कि उपन्यासकार सटीक और प्रसंगानुकूल तथा अधिक अर्थगर्भित संवादों को चुन लेता है। इसलिए उपन्यास में की गई पात्रों की बातचीत या कथोपकथन में शक्ति और संभावना आ जाती है। कथा वस्तु और पात्र की योग्यता के अनुसार कथोपकथन को स्वाभाविक माना जाता है। अगला जो तत्व है वह देश, काल और वातावरण। उपन्यास में वस्तु, पात्र और कथ्य देश, काल और वातावरण के भीतर से ही उत्पन्न होते हैं। मानव जीवन की समस्याएं देश, काल और वातावरण में विकसित होने वाली विभिन्न ऐतिहासिक शक्तियों के कारण पैदा होती है। देश, काल और वातावरण केवल प्राकृतिक ही नहीं होता, वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक भी होता है। उदाहरण के लिए हिंदू मुसलमान संघर्ष और उनमें एकता की समस्या मध्य युग से पहले नहीं हो सकती थी, और पूंजीपति मजदूर संघर्ष की समस्या आधुनिक युग से पहले नहीं संभव थी। पति पत्नी के बीच बढ़ते तलाक और उनके बच्चे के जीवन में उभरने वाले तनाव आधुनिक युग की ही देन है। साम्राज्यवादी ताकतों से राष्ट्रवादी शक्तियों का संघर्ष आधुनिक इतिहास की चीज़ है। अब तक प्रायः यही माना जाता रहा है कि देश, काल लोगों के आचार विचार, रहन सहन, रीति रिवाज आदि तक ही सीमित है,
और वातावरण, ऋतुओं और दृश्यों तक, ये सभी बातें महत्वपूर्ण होते हुए भी उपन्यासकार को इनके औचित्यपूर्ण उपयोग का भी ध्यान अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। अगला जो तत्व है वह उद्देश्य। किसी भी उपन्यास का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। लेखकों और आलोचकों का एक वर्ग उपन्यास की सार्थकता के लिए सामाजिक उद्देश्य को अनिवार्य मानता है। दूसरा वर्ग सामाजिक उद्देश्य को उपन्यास के लिए हानिकारक मानता है। पहले को यथार्थवादी और दूसरे को आधुनिकतावादी कहा जाता है। उद्देश्य जीवन की जटिल समस्याओं के कारण रचनात्मक प्रक्रिया में घुला होता है। इसे मात्र प्रचार के स्तर पर उपन्यास में भरा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यशपाल के उपन्यासों का उद्देश्य वर्ग संघर्ष के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है, लेकिन उनके उपन्यासों में यह उद्देश्य अलग से उभरा हुआ दिखाई पड़ता है। यह रचना प्रक्रिया में भूला नहीं है। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल में वर्ग संघर्ष और समाज में परिवर्तन की ज़रूरत का उद्देश्य रचना प्रक्रिया के भीतर घुला हुआ है। इसी प्रकार इलाचंद जोशी के उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक उद्देश्य अलग दिखाई पड़ता है और जैनेन्द्र के सुनीता उपन्यास में वह रचनात्मकता में रचा बसा है। अगला जो उपन्यास के तत्व हैं भाषा और शैली। भाषा शैली उपन्यास ही नहीं, हर साहित्यिक विधा का अनिवार्य तत्व है। प्रेमचंद का स्पष्ट मत है कि भाषा का इस्तेमाल रचना शैली को सजीव और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए होता है। जनता उन्हीं उपन्यासों को आदर का स्थान देती है जिनकी विशेषता उनकी गूढ़ता नहीं, उनकी सरलता होती है। गूढ़ता से यहाँ प्रेमचंद का आशय झूठी गंभीरता है और सरलता से वास्तविकता का। उपन्यास की भाषा का प्रधान कार्य यह है कि वह जीवन में विकसित होने वाली नई नई जटिलताओं का उद्घाटन करे। इस कार्य के लिए अलंकार और कल्पना का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। चित्रण शैली पात्र और घटना के आंतरिक पहलुओं तथा स्तरों का उद्घाटन करती है। किसी पात्र के जीवन के आंतरिक द्वंद्व और जटिलता तथा घटना के भीतरी विन्यासों को उभारती है। गोदान के एक प्रसंग के उदाहरण से इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। होरी अपनी बेटी बेच देता है। बेटी बेचकर वह कन्या से भी उऋण हो जाता है। गोदान में हम देखते हैं कि होरी जो है के साथ ये घटना घटती है। इस घटना में जीवन के दो पक्ष भीतर तक गड़े हुए हैं। बेटी बेचना पाप है, लेकिन जमीन न बचा पाना अपनी जिंदगी खो देना है। होरी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण यह विशेष घटना घटती है।
उसकी बेटी का ब्याह और ज़मीन का बचाव दोनों हो जाता है, लेकिन होरी भीतर से टूट जाता है। उसके इस आंतरिक द्वंद्व को प्रेमचंद ने बड़ी मार्मिकता से चित्रित किया है। इसी प्रकार कथा में मार्मिकता, सघनता और गहराई चित्रण शैली से उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी उपन्यास में जो है ये विभिन्न तत्व जो है देखने को मिलते हैं।